यूक्रेन कभी कभी ऐसी रणनीति अपनाता है जो ऊपर से पागल लगती है, लेकिन जब उसे अमल में लाया जाता है तो कमाल कर देती है। अभी हम उन रणनीतियों में से एक को अमल में आते हुए देख रहे हैं। यूक्रेन ने रूसी सेना की सबसे अनोखी कमजोरी खोजी है और वह उस पर पूरे जोश के साथ हमला कर रहा है। ये तेल रिफाइनरियां नहीं, यह तेल डिपो, टैंकर या सप्लाई ट्रकों पर कोई हमला नहीं होता। यूक्रेन ने रूस के डार्क नेटवर्क को निशाना बनाया है। इससे हर रूसी इतना परेशान हो जाता है कि वे पुतिन के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये पागलपन भरा आक्रमण शुरू किया। सब कुछ एक शब्द पर टिकता है, वाइल्ड बेरीज। रूस का अमेज़न कहलाने वाला वाइल्ड बेरीज अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है, जैसा कि आप जल्द ही जानेंगे। ये इसकी सेना से भी जुड़ा हुआ है। ये कंपनी बहुत बड़ी है। अब इसकी कीमत 12 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। वाइल्ड बेरीज हर दिन लगभग 40 लाख डिलीवरी करती है, जो सालाना 1.46 अरब डिलीवरी हो जाती है, और यह लगभग हर चीज बेचती है। कई रूसी छोटे व्यवसाय वाइल्ड बेरीज पर निर्भर है ताकि वे काम कर सके। इसके अलावा ये कंपनी रूस की उन कुछ कंपनियों में से एक है जो उन उत्पादों को हासिल कर सकती है जिन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, जिसमें प्रमुख ब्रांडों द्वारा पेश किए गए सामान भी शामिल हैं, ड्रोन और कुछ ऐसे पुर्जे भी जिनका सैन्य उपयोग भी हो सकता है। आम रूसी नागरिक इसे अमेज़न जैसा मानता है। यूक्रेन ने इसमें एक निशाना देखा और पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने वाइल्ड बेरीज को निशाना बनाते हुए बार बार ड्रोन हमले किए हैं, जिनसे कंपनी के गोदाम पूरी तरह जलकर राख हो गए। 18 जुलाई से शुरू हुए सप्ताहांत में यूक्रेन ने इलेक्ट्रोस्टाल के वाइल्ड बेरीज गोदाम पर हमला किया, जो मॉस्को से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। वो गोदाम जल गया। रूस के तांबोक क्षेत्र के कोतोव्स्क में यूक्रेन सीमा से 400 किलोमीटर दूर एक और हमला हुआ। उसने एक दूसरा गोदाम भी नष्ट कर दिया। हताहतों की संख्या दर्ज की गई। रूस का दावा है कि इन शुरुआती हमलों में 80 से अधिक लोग घायल हुए हैं और 8 की मौत हुई है, और सोशल मीडिया पर आई फुटेज में दोनों गोदाम लगभग पूरी तरह से नष्ट दिख रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है। यूक्रेन नहीं रुका। 22 जुलाई को यूरो मैदान प्रेस ने बताया कि यूक्रेन ने क्रास्नोडार के वाइल्ड बेरीज गोदाम पर भी हमला किया, जहां एक सुविधा में 30 तक विस्फोटों की आवाजें सुनी गई, जिसे कंपनी का चौथा सबसे बड़ा गोदाम माना जाता है। हमले की फुटेज में वही नतीजे दिखते हैं जैसे इससे पहले हुए हमलों में दिखे थे। भयंकर आग लगी है और काले धुएं के स्तंभ दूर तक आसमान में उठ रहे हैं। नेवेनोमिस्क में, जो स्तावरोपोल क्राय क्षेत्र में है, एक और वाइल्ड बेरीज सुविधा यूक्रेन के ड्रोन हमले की शिकार हुई, जो कंपनी के नेटवर्क में छठा सबसे बड़ा है। वह गोदाम भी अब आग की लपटों में है। इसका सबूत वीडियो में साफ दिखता है। ऐसे और भी है। इन ताजा हमलों से सिर्फ 1-2 दिन पहले यूक्रेन ने डोमोडेडोवो के यूजने व्राती लॉजिस्टिक्स पार्क पर भी हमला किया था। वो एक और कॉम्प्लेक्स है जिसका इस्तेमाल वाइल्ड बेरीज करती है। कोलोडिनो में वाइल्ड बेरीज के एक सॉर्टिंग सेंटर पर हमले की सूचना मिली थी, और यूरो मैदान प्रेस के अनुसार इस हमले में 2 बड़े गोदाम आंशिक रूप से नष्ट हो गए। इस बार वाइल्ड बेरीज ने गंभीर नुकसान से इनकार किया, और ऐसा लगता है कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस भी इसका समर्थन करता है, जिसने साइट पर आग लगने की पुष्टि नहीं की। अफवाह है कि यूक्रेन ने मॉस्को क्षेत्र के पोडोल्स्क में एक और वाइल्ड बेरीज सुविधा को निशाना बनाया, लेकिन वीडियो बनाते समय इसकी पुष्टि नहीं हुई थी। हम यहाँ अलग थलग हमले नहीं देख रहे। ये रूसी अमेज़ोनर के समकक्ष को गिराने के लिए एक अभियान है। कीव पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा है। अनुमान है कि सिर्फ खोए उत्पाद की वजह से नुकसान करीब 2 अरब डॉलर है। उस आंकड़े में 300 मिलियन डॉलर और जोड़ें, जो गोदामों में जलते मलबे को हटाने और मरम्मत का खर्च है। वाइल्ड बेरीज के सामने बड़ी समस्या है। यूक्रेनी हमलों में कंपनी की कुल कीमत का छठे हिस्से से भी ज्यादा जलकर राख हो गया। वाइल्ड बेरीज ने बताया कि हमलों में मारे गए या घायल लोगों के परिवारों को मुआवजा मिलेगा। चोट लगने पर 12,000 डॉलर दिए जाएंगे। यहाँ वाइल्ड बेरीज में इंसानी जीवन की कीमत 25,000 डॉलर है। रूस अपने पूरे क्षेत्र में अभी अभी जो कुछ हुआ है से बेहद नाराज है। रूस बिना विडंबना के यूक्रेन पर आतंकी हमलों का आरोप लगा रहा है। तांबो के गवर्नर येवगेनी पोउशोव ने कहा कि वाइल्ड बेरीज वेयरहाउस का विनाश हमारे क्षेत्र पर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे अमानवीय आतंकी हमला था। ग्रिगोरी करासिन, रूसी संघ परिषद की अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के अध्यक्ष, ने कहा, ऐसे कृत्यों का मूल्यांकन करते हुए कई शब्द दिमाग में आते हैं। मैं खुद को एक तक सीमित रखूंगा, कलंक जोड़ते हुए मुझे विश्वास है हमारी प्रतिक्रिया त्वरित और दृढ़ होगी। शायद आप सोचते हैं कि इन लोगों की बात में दम है। आखिरकार वाइल्ड बेरीज एक नागरिक उपभोक्ता केंद्रित व्यवसाय लगता है। इन गोदामों में काम करने वाले सैनिक नहीं, बल्कि आम रूसी नागरिक हैं जो बस अपना काम करते हैं। यूक्रेन के ताजा हमलों में नैतिक रूप से कुछ धुंधलापन जरूर है। कम से कम ऊपर ऊपर से तो ऐसा ही लगता है। वाइल्ड बेरीज की असली कहानी
और यूक्रेन के हमलों के कारण इससे कहीं ज्यादा जटिल है। ये रूस के अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म पर हमले की कहानी नहीं है, ये बदले की कहानी है, सैन्य उपकरणों में छुपे सौदों और आर्थिक दर्द की और मनोवैज्ञानिक दबाव की। इन सब ने हमें वाइल्ड बेरीज की हत्या की सच्चाई दिखाई। हम बदले से शुरू करेंगे। यहाँ रूस का पाखंड दिखता है जब राज्यपाल और उच्च अधिकारी आतंकवाद का शोर मचाते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे यूक्रेन ने जो किया है वह 4.5 साल की लड़ाई में किसी तरह से अभूतपूर्व है, तो वे सभी आसानी से इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि रूस भी ठीक ऐसे ही हमले करता रहा है। पुतिन को जैसे ही एहसास हुआ कि उनका तथाकथित विशेष सैन्य अभियान उतना आसान नहीं है जितना उन्होंने रूसी जनता से कहा था। कीव पोस्ट के अनुसार रूस ने खासकर लॉजिस्टिक्स से जुड़ी नागरिक सुविधाओं पर हमला किया है। आक्रमण के दौरान अपनी रणनीति का एक मुख्य हिस्सा बना लिया है। लाखों वर्ग मीटर लॉजिस्टिक सुविधाएं तबाह हो गई हैं। लाखों टन मानवीय सहायता, दवाइयाँ, किताबें, खाद्य सामग्री और दसियों लाख सामान और पार्सल खो गए हैं। उस प्रकाशन का कहना है, बताया गया है कि रूस ने यूक्रेन की निजी और सार्वजनिक डाक सेवाएं पंगु करने की कोशिश की। 400 से ज्यादा यूक्रेनी डाक वाहन नष्ट किए गए हैं। देश की राष्ट्रीय डाक सेवा की सैकड़ों शाखाएं भी नष्ट कर दी गई हैं। निजी वाहकों को भी नहीं छोड़ा गया। नोवा पोस्टा, यूक्रेन की सबसे बड़ी निजी लॉजिस्टिक्स कंपनियों में से एक, ने अपनी 400 छटाई डिपो, टर्मिनल और शाखाएं नष्ट होते देखी, जिसके परिणाम स्वरूप 26 लोगों की मौत हुई है। रूस ने कीव में कंपनी का सबसे बड़ा छटाई टर्मिनल 1 महीने पहले ही नष्ट कर दिया था। इससे पहले यूक्रेन ने वाइल्ड बेरीज को निशाना बनाया। रूस ने एपिसेंटर समेत कई कंपनियों के शॉपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को निशाना बनाया है। ग्रोसरी रिटेलर ATB, सिल्पो, सुपरमार्केट चेन और फौजी कैश एंड कैरी कंपनी। पिछले 1 साल में ही 5 लाख वर्ग मीटर से अधिक यूक्रेनी गोदामों और डाक टर्मिनलों को रूसी हमलों से तबाह कर दिया गया है। कीव पोस्ट ने आगे कहा, जब रूस आतंकी होने का आरोप लगाता है, यूक्रेन कहेगा आईना देखो। ये रूस ही है जिसने निजी स्वामित्व वाली लॉजिस्टिकल सुविधाओं पर हमला करने का मानक स्थापित किया है। रूस ने सबसे पहले दावा किया कि वह सैन्य उपकरण नष्ट करने और यूक्रेन को प्रतिबंधित वस्तुओं तक पहुंच पाने से रोकने के लिए ये हमले कर रहा है। यूक्रेन अब वाइल्ड बेरीज के साथ वही कर रहा है जो रूस 4 साल से कर रहा था। यूक्रेन इसे लंबे समय से बाकी बदला मानेगा। रूसलान लेवियेव, कॉन्फ्लिक्ट इंटेलिजेंस टीम के सैन्य विश्लेषक, वॉशिंगटन पोस्ट को बताते हैं, हम यहाँ देख सकते हैं कि यह बदले का एक खुद ब खुद चलता रहने वाला चक्र है। आप हमारे छाया टैंकरों पर हमला करते हैं, हम आपके ओडेसा में सूखे मालवाहक जहाजों पर हमला करेंगे। आप हमारी तेल रिफाइनरियों पर हमला करते हैं, हम आपके पेट्रोल पंपों पर हमला करेंगे। ये जैसे को तैसा वाली युद्ध शैली का ताजा रूप है। यूक्रेन ने अभी रूस से कह दिया है कि अगर वह घरेलू लॉजिस्टिक्स को लेकर लड़ाई शुरू करना चाहता है तो यूक्रेन उस लड़ाई को खत्म करने के लिए तैयार है। लेकिन फिर भी यह उस नैतिक धुंधले क्षेत्र के सवाल का पूरी तरह से सामना नहीं करता जिसका हमने जिक्र किया था। बदला लेना जायज है, यूक्रेन कहेगा। फिर भी वाइल्ड बेरीज एक नागरिक उद्यम लगता है। यूक्रेन द्वारा इस पर हमला करने से यह दावा हो सकता है कि उसने सिर्फ सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाने के अपने ही रुख से मुकर गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने अभी तक पूरी कहानी उजागर नहीं की है। वाइल्ड बेरीज सैन्य लक्ष्य है। यह रूस जितना मानना चाहता है उससे कहीं बड़ा है, जैसा कि वह यूक्रेन को इस मामले का खलनायक दिखाने की कोशिश कर रहा है। जो हम बताने जा रहे हैं सब बदल देता है। यूक्रेन ने इन हमलों से रूस की सैन्य रणनीति की कमजोरियां उजागर की हैं। आगे बढ़ने से पहले याद दिला दूं, आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। हम आपको सिर्फ सुर्खियां ही नहीं बल्कि पूरी तस्वीर दिखाते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारे वीडियो आपके फीड में नियमित रूप से आते रहे। ये वाइल्ड बेरीज की सच्चाई है। पुतिन द्वारा आक्रमण के बाद से कंपनी रूसी युद्ध मशीन का अहम हिस्सा रही है। कंपनी के ई-कॉमर्स पोर्टल पर बस एक नजर ही ये साबित करने को काफी है। बिल्कुल, वाइल्ड बेरीज पर तोपखाना या मिसाइलें नहीं मिलेंगी, आपको अक्सर दोहरे उपयोग वाले सामान का बड़ा चयन मिलेगा। दूसरे शब्दों में, ऐसे उत्पाद जिन्हें आसानी से नागरिकों को बेचा जा सकता है लेकिन जिनका स्पष्ट रूप से सैन्य उपयोग भी हो सकता है। ड्रोन वाइल्ड बेरीज पर हर जगह है। जैसा कि कीव पोस्ट ने बताया है, ड्रोन शब्द की एक त्वरित खोज करने पर माविक 3 और माविक 4 ड्रोन के पेज दर पेज परिणाम मिलते हैं। और भी कई अन्य ड्रोन जो युद्ध के मैदानों में व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सभी फ्रंट पर उड़ रहे FPV ड्रोन के फ्रेम के तौर पर काम आते हैं। इन प्रकार के ड्रोन की बात करें तो वाइल्ड बेरीज अपने प्लेटफॉर्म पर कई UAV को FPV ड्रोन के रूप में सक्रिय रूप से विज्ञापित करता है। मूल रूप से ये घोषित करता है कि ये ड्रोन उस सैनिक के लिए आदर्श होंगे जो युद्ध के मैदान में किसी यूक्रेनी दुश्मन को मारने की कोशिश करना चाहता है। अन्य घटकों को और चालाकी से छुपाया गया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो वे वहां मौजूद है। कीव पोस्ट ने खुलासा किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटो पार्ट्स जैसी साधारण दिखने वाली श्रेणियों में खोजने पर पेलोड रिटेंशन सिस्टम और बम रिलीज मैकेनिज्म मिलते हैं जिन्हें ड्रोन पर लगाया जा सकता है। ऑनलाइन पोर्टल के बच्चों के सेक्शन में भी ड्रोन है। कपड़ों के सेक्शन में आपको जल्दी ही ऐसा टैक्टिकल गियर मिल जाएगा जिसे सैनिक इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, ये सारा गियर तो रूस की सेना द्वारा ही मुहैया कराया जाना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। रूसी सैनिकों के लिए उपकरण जुटाने की कई क्राउड फंडिंग कहानियां हैं, जैसे
दिसंबर 2022 की CNN रिपोर्ट, जिसमें बताया गया कि रूसी लोग पुतिन के अपर्याप्त रूप से सुसज्जित सैनिकों के लिए बॉडी आर्मर और बूट्स खरीद रहे थे। आपको क्या लगता है ये उत्पाद कहां से आते हैं? वाइल्ड बेरीज जैसी कंपनियां। जब रूस कहता है कि वाइल्ड बेरीज एक नागरिक कंपनी है जिसे यूक्रेन के हमलों का शिकार नहीं होना चाहिए, ये छुपाया जा रहा है कि रूस की तथाकथित अमेजन भी सैन्य आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा है, जैसे वे रक्षा कंपनियां जिनमें क्रेमलिन अरबों निवेश कर रहा है। असल में हम जो देख रहे हैं वो एक आम रूसी रणनीति है जो अब हमारे ही खिलाफ आ रही है। रूस ने नागरिक और सैन्य लॉजिस्टिक्स की सीमाएं धुंधली करना कला बना ली है, दोनों ही वजहों से, ताकि यूक्रेन के लिए लक्ष्यों को चुनना मुश्किल हो जाए और ताकि रूसी उच्च अधिकारी जो अपनी ही देश की यूक्रेन के नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमलों से पूरी तरह वाकिफ है, वे घड़ियाली आक्रोश जताकर आतंकवाद का दावा कर सके। लेकिन हकीकत ये है कि अब जो भी वाइल्ड बेरीज का गोदाम जल रहा है वह रूसी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले उपकरणों से भरा हुआ था। अब वह उपकरण नष्ट हो गया है। यही रूसी कमजोरी है। एक संदिग्ध लॉजिस्टिक्स नेटवर्क जो नागरिकों द्वारा खरीदे गए दोहरे उपयोग वाले उत्पाद मोर्चे पर भेजने पर निर्भर था, हाल ही में नष्ट हुआ है। यह हमें कहना चाहिए कि यह एक कमजोरी है। एक और है, वाइल्ड बेरीज के गोदामों का विनाश उन छोटे रूसी व्यवसायों पर विनाशकारी प्रभाव डालता है जो अपने ग्राहकों को बेचने के लिए आवश्यक स्टॉक प्राप्त करने के लिए इस विशाल कंपनी पर निर्भर थे। वाइल्ड बेरीज एक ऐसी कंपनी है जिसकी वार्षिक टर्नओवर 35 अरब डॉलर तक है। इसका मतलब है कि यह कंपनी रूस के घरेलू व्यापार का 10% से ज्यादा हिस्सा रखती है। कीव पोस्ट के अनुसार वाइल्ड बेरीज रूस के रिटेल मार्केट का 40% से ज्यादा नियंत्रित करता है। ये हजारों रूसी व्यवसायों की सप्लाई चेन का अहम हिस्सा है। कई उद्यमी वाइल्ड बेरीज का उपयोग वैसे ही करते हैं जैसे छोटे व्यवसायी अमेजॉन की फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन सेवा का इस्तेमाल करते हैं। वे स्टॉक खरीदकर वाइल्ड बेरीज के गोदाम में रखते हैं, फिर उसे वाइल्ड बेरीज प्लेटफॉर्म पर बेचते हैं। रूस के कई व्यवसाय मालिकों ने अभी देखा है कि उनका पूरा स्टॉक जलकर राख हो गया है और वे बुरी तरह परेशान हैं, खासकर तब से जब वाइल्ड बेरीज ने यह घोषणा कर दी कि वो यूक्रेन के हमलों में जिन ग्राहकों का स्टॉक नष्ट हुआ है उन्हें एक भी पैसा मुआवजे के तौर पर नहीं देगा। इन छोटे व्यवसायियों की सालों की मेहनत और कई मिलियन डॉलर का माल एक झटके में गायब हो गए। बस यही है दोस्तों, आज कई लोग दिवालिया होंगे क्योंकि क्रास्नोदार का गोदाम जल गया। अभी भी आग लगी हुई है। क्रास्नोदार के दोस्त कहते हैं कि सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। हमें क्या करना चाहिए हमें नहीं पता। कीव पोस्ट ने इन व्यापार मालिकों में से एक के हवाले से यह बात कही है। एक और व्यापारी अपनी आंखों में आंसू रोकते हुए ने कहा, मैं चाहता हूँ कि यह विशेष सैन्य अभियान खत्म हो जाए। इतने लोग मर रहे हैं और इतने सारे उद्यमी परेशान हो रहे हैं। अब हमें कर अधिकारियों को रिपोर्ट देनी होती है। मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ या क्या करूँ। मैं चाहता हूँ कि विशेष सैन्य अभियान खत्म हो। ये बयान खासकर यूक्रेन वाइल्ड बेरीज के वेयरहाउस नष्ट करके जो एक और लक्ष्य हासिल करना चाहता है के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो रूस के छोटे व्यवसायिक क्षेत्र के लिए ये सबसे बुरा समय है जब उस पर इतनी भारी मार पड़ी है। रूस में छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय यानी SMB पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि पुतिन का युद्ध उनके जीवित रहने के लिए जरूरी हर संसाधन, चाहे वह श्रम हो या पैसा, खत्म कर रहा है। 15 मई को मॉस्को टाइम्स ने बताया कि 2026 की पहली तिमाही में रूस में 2,09,000 छोटे मध्यम व्यवसाय बंद हुए, जो पिछले साल की तुलना में 9% की बढ़ोतरी थी। रिटेल सबसे प्रभावित क्षेत्रों में था और यहाँ वे लोग थे जिन्होंने अपने व्यापार में वाइल्ड बेरीज का उपयोग किया। उच्च ब्याज दर, टैक्स बोझ और घटती मांग को व्यापार विफलता का कारण बताया गया। रूस के SMB मालिक पहले से ही पुतिन के युद्ध की कीमत चुका रहे थे। देश में महंगाई आसमान छू गई है और रूबल दुनिया की सबसे अस्थिर मुद्राओं में से एक है क्योंकि पुतिन द्वारा लिया गया हर फैसला इसकी कीमत को ऊपर या नीचे कर सकता है। प्रतिबंधों का इन व्यवसायों पर गहरा असर है और रूस में कई मानते हैं कि सैन्य खर्च GDP का 8% होने से नागरिक अर्थव्यवस्था पिछड़ गई है। इस भयानक स्थिति में वाइल्ड बेरीज की सुविधाओं का नष्ट होना रूसी छोटे और मध्यम व्यवसायों की परेशानी बढ़ाता है। रूसी अर्थव्यवस्था यूक्रेन पर आक्रमण के कारण पहले ही ढह रही है। रूसी उद्योगपतियों और उद्यमियों के संघ के प्रमुख ने पहले ही 4 दिवालियापन की लहर की भविष्यवाणी की है। अलेक्जेंडर शोकिन न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने इस खबर पर प्रतिक्रिया दी कि केंद्रीय बैंक रूसी बेस रेट को 14.25% पर बनाए रख रहा है। अब दिवालियापन की लहर लगभग तय है। सैकड़ों बल्कि संभवतः हजारों छोटे और मध्यम व्यवसाय ने अभी अपने स्टॉक को वाइल्ड बेरीज वेयरहाउस में जलते देखा है और हम शर्त लगाने को तैयार हैं कि और भी हमले आने वाले हैं। और यही हमें उस आखिरी वजह तक ले जाता है कि यूक्रेन ने वाइल्ड बेरीज की सुविधाओं पर हमला क्यों किया। लोगों पर मनोवैज्ञानिक दबाव डाला गया जो अंततः पुतिन तक पहुंचेगा। जब से उन्होंने अपनी जंग शुरू की है, पुतिन ने रूसी लोगों को यह समझाने की कोशिश की है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लड़ाई सैकड़ों और सैकड़ों किलोमीटर दूर हो रही है। वह उन्हें यही बताते थे। ये जंग उनके टीवी पर होगी
जमीन पर नहीं। उन्हें बस इतना करना था कि वे डटे रहे और रूसी सेना को वही करने दे जिसमें वह सबसे बेहतर मानी जाती है। हमने अब तक यह जान लिया है कि रूस जिस चीज में सबसे बेहतर है वो है अपने सैन्य लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाम रहना। पिछले 4.5 सालों में यूक्रेन लंबी दूरी की शक्ति बन गया है। वाइल्ड बेरीज वेयरहाउसों का विनाश शायद वर्षों में युद्ध से थके रूसी लोगों के लिए सबसे विनाशकारी याद दिलाने वाली घटना है कि पुतिन द्वारा शुरू की गई लड़ाई अब उनके दरवाजे तक आ पहुंची है। क्रेमलिन इसे छुपा नहीं सकता। इन वेयरहाउसों के नष्ट होने से लाखों रूसी प्रभावित होंगे। जो लोग कल तक ठीक थे वे आज दिवालिया होकर उठेंगे। ये यूक्रेन की योजना का हिस्सा है जिसमें वो पुतिन के अपने ही लोगों में उसके खिलाफ इतना गुस्सा पैदा करना चाहता है कि वे उसे युद्ध खत्म करने पर मजबूर करें। क्या आपको वाइल्ड बेरीज ग्राहक की वो पुकार याद है जो सिर्फ चाहता था कि विशेष सैन्य अभियान खत्म हो? यही तो यूक्रेन हासिल करना चाहता है। वही भावना, वही माहौल। सब कुछ अंधेरे में डुबो दो, पुतिन कीमत चुकाएगा। आंद्रेई पिवोवारोव, निर्वासन में रह रहे रूसी कार्यकर्ता, कहते हैं इन हमलों का मुख्य असर मनोवैज्ञानिक है। जब मॉस्को और मॉस्को क्षेत्र में लाखों लोगों के लिए प्रसिद्ध प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब्स के ऊपर धुएं का एक विशाल गुबार उठता हुआ दिखाई देता है तो यह सूखी रिपोर्टों की तुलना में कहीं अधिक गहरा प्रभाव छोड़ता है, खासकर जब साफ हो जाए कि ऐसे हमले रोके नहीं जा सकते। पुतिन पहले से ही दबाव महसूस कर रहे हैं। 19 जून की एक रिपोर्ट में प्रावदा ने बताया कि रूस के अंदर किए गए आंतरिक जनमत सर्वेक्षणों से पता चलता है कि अब 60% से अधिक रूसी पुतिन के कभी न खत्म होने वाले युद्ध से थक चुके हैं। वे अब इसे और नहीं चाहते। वे बस चाहते हैं कि जिंदगी फिर से सामान्य हो जाए। पुतिन की लोकप्रियता घट रही है। उसी स्रोत ने 17 जुलाई को बताया कि पुतिन की लोकप्रियता 66% तक गिर गई, जो आक्रमण के बाद सबसे तेज गिरावट है। इससे धोखा मत खाइए कि लोकतांत्रिक देशों के ज्यादातर नेता ऐसी संख्या देखकर बहुत खुश होते। पुतिन एक तानाशाह है। रूस में जनमत को इतना अच्छी तरह से नियंत्रित किया जाता है कि कोई भी उनके बारे में बुरा भला नहीं कहता। फिर भी 1/3 रूसी खुले तौर पर अपने नेता से असंतुष्ट होने का दावा कर रहे हैं। संभवतः और भी कई लोग हैं जो ऐसा ही महसूस करते हैं, लेकिन अभी तक अपने विचार सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने का आत्मविश्वास नहीं रखते। वाइल्ड बेरीज गोदामों पर हमले पुतिन के खिलाफ गुस्से को और बढ़ाते हैं। रूस यूक्रेन को दोषी ठहराएगा। रूस आतंकवाद की अपनी कहानी बनाएगा, लेकिन इसका कोई खास मतलब नहीं होगा उन व्यापारियों के लिए जो दिवालिया हो रहे हैं या उन सैनिकों के लिए जो अब मोर्चे पर जरूरी सामान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब उनके लिए घर वाले वो सामान खरीद नहीं सकते। ये यूक्रेन की गहराई तक वार करने की रणनीति का नया विकास है। तेल सुविधाओं और सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रहेंगे। उन्हीं दिनों कई हमले हुए जब वाइल्ड बेरीज के गोदामों में आग लगी थी, लेकिन यूक्रेन ने अभी अभी अपने निशानों की सूची में एक नया प्रकार का लक्ष्य जोड़ा है। रूस की रणनीति अपनी शुरुआती घुसपैठ की विफलता के बाद यूक्रेन से ज्यादा समय तक टिके रहने और पुतिन के आक्रमण का समर्थन करने के लिए घरेलू स्थिरता बनाए रखने की रही है। अब यही घरेलू स्थिरता गंभीर खतरे में है और पहली रणनीति अभी दूर है। नाटो द्वारा यूक्रेन को अगले कुछ वर्षों में 80 अरब डॉलर देने के वादे के बाद वाइल्ड बेरीज पर हमला सिर्फ रूस के सबसे बड़े निजी व्यवसायों में से एक को नुकसान पहुंचाने से ज्यादा है। आग लगे गोदाम युद्ध मशीन को चलते रखने वाली हर चीज को प्रभावित करते हैं। अब पुतिन को उन लपटों की गर्मी महसूस हो रही है। इन वाइल्ड बेरीज हमलों से यूक्रेन ने दिखाया कि वो रूस का मुकाबला करने के तरीके बदलता रहता है। एक बहुत अलग लेकिन उतना ही उल्लेखनीय बदलाव अभी अभी क्रीमिया के तटों पर हुई है। यूक्रेनी लड़ाकू ड्रोन ने अभी अभी एक ऐसा हमला किया है जो किसी फिल्म के लायक है और उन्होंने इसे ऐसे तरीके से किया है जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। अगर आप और जानना चाहते हैं तो हमारे पास एक वीडियो है जिसमें हमले के बारे में जो कुछ भी हमें पता है और इसका अधिग्रहित प्रायद्वीप के भविष्य के लिए क्या मतलब हो सकता है उस पर चर्चा की गई है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और यूक्रेन की अगली चाल की कवरेज मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद।